आज की जनरेशन गांधी को ठीक समझती नहीं है, क्योंकि वो किताब नहीं पढ़ती, वो व्हाट्सएप पढ़ती। 2014 में सत्ता में आने के कारण ही ये व्हाट्सएप रहा है। एसी में बैठ गए रहे, नेहरू ने तो कुछ नहीं किया, गांधी ने तो कुछ नहीं किया। राहुल गांधी आज उनको कोई सीरियसली नहीं लेता, भारत में लेता नहीं था। सन 2000 में जो हमारे हालात थे, उस कमरे की दीवारों पे प्लास्टर नहीं था, नीचे फर्श नहीं था, मिट्टी थी, वो भूसे वाला कमरा था। एक्टर नहीं बना चलेगा, सिंगर नहीं बना चलेगा, लेकिन आखिर में बिजनेस तो कर ही लूंगा। तो मेरे को थ्रेट्स भी आने लगे, थ्रेट्स आए क्योंकि तू सरकार के खिलाफ बोलना बंद कर दे। सुप्रीम कोर्ट की ऐसी टिप्पणी कि अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं तो ऐसी बात ही नहीं कहते। अमित शाह जी ने मोदी जी की फर्जी डिग्री दिखाई थी। कांग्रेस से पूछ लेता हूँ, कांग्रेस बताए कि 300 किलो आरडीएक्स पुलवामा में कहां से आया था। विपक्ष है वो कुछ कर नहीं रहा, विपक्ष तो सब कुछ कर रहा है, न्यूज चैनल्स दिखा नहीं है। ऑलमोस्ट पूरा पाकिस्तान हाईजैक कर लिया था उन्होंने स्टूडियो में बैठे बैठे। तो आप आरएसएस का एजेंडा सेट करना चाह रहे थे। तो यूथ को रिप्रेजेंट करती है कांग्रेस, तो क्यों नहीं खड़ी हो रही है? एसएसटी प्रोटेस्ट कर रहे हैं छात्र, दुर्गा बनना, काली बनना, बुरके वाली पर्ची निकालने बाबा भी नहीं बता पाते कि पहलगाम अटैक हो रहा है। फर्जी है ना। कहते हैं भगवान ने 370 हटा दिया। नोटबंदी की थी तो नोटबंदी से वोट क्यों नहीं मांगते? शिक्षा देना ही नहीं चाहते। 18% जीएसटी कौन सा देश लगा रहा है शिक्षा पे? राजनीति लोगों से, राजनीति से और सरकारी नौकरियों से बड़ी नफरत करता है। जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको उसके हाथ में हथौड़ा पकड़ा दिया गया है। किसको बताइए कौन सच्चा भारतीय है और कौन सच्चा भारतीय नहीं। इसीलिए इस देश की बहन बेटियों के लिए आवाज उठा है। डंका बज रहा है ना भारत का। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन की लाइन में लगा दिया। मणिपुर की हिंसा नहीं रुकी, इस देश की बेरोजगारी खत्म नहीं हो रही, पेपर लीक खत्म नहीं हो रही, आतंकवादी जो है यहाँ पर सैलानियों को मारकर चले जाते हैं वो कंट्रोल नहीं हो रहा। आप भारत में हो या दुनिया में किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, राजनीति से नहीं बच सकते। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसे राजनीति प्रभावित नहीं कर सकती। और जब किसी राजनेता से या राजनीतिक व्यक्ति से जब बात की जाती है तो बहुत सारे मुद्दे दिमाग में होते हैं कि इस पर भी चर्चा की जाए, उस पर भी चर्चा की जाए। तो आज जो हमें अहम मुद्दे लग रहे हैं, फिलहाल जो वास्तविक राजनीतिक समय जो चल रहा है भारत में, जिस तरीके की राजनीतिक योजनाएं चल रही हैं, जिस तरीके का राजनीतिक माहौल देश में चल रहा है, उन सब पर बातचीत करने के लिए आज हमारे पीओवी द पॉइंट ऑफ व्यू में मौजूद हैं माइकल जी हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खुल चुके हैं न्यूज डिग्गी द पॉइंट ऑफ व्यू में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है रॉबिन जी आपका। थैंक यू सो मच गजेंद्र भाई। क्या लग रहा है, मतलब कैसे आपने शुरुआत करी और कैसे धीरे धीरे यहाँ तक पहुंचे, थोड़ा उसके बारे में बताइए पहले। शुरुआत में हरियाणा से आता हूँ। अच्छा। करनाल जिले में एक घरोंडा कस्बा है छोटा सा, वहाँ पे मैं पला बड़ा। और उसके अलावा मेरी स्कूलिंग जो हुई वो रुड़की में मेरी बुआ के यहाँ रह के हुई। तो शुरुआती हालात जो थे वो बहुत अच्छे नहीं थे फैमिली के, तो बहुत सारे स्ट्रगल्स हमने किए। मैंने खुद, मेरी फैमिली ने बहुत सारे स्टेट कवर किए। हम लोग उत्तर प्रदेश भी रहे, हम लोग पंजाब भी रहे, हम लोग हरियाणा भी रहे, हम लोग दिल्ली भी रहे, क्योंकि उस समय फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी और मेरे फादर को भी काम के सिलसिले में इधर उधर जाना पड़ता था। तो फिर जब मैंने 12th की, 12th के बाद मैं दिल्ली आया कुछ साल रहने। कुछ साल मैं दिल्ली रहा, तो मैंने यहाँ पर अपनी जो फर्दर स्टडीज है 12th के बाद वो शुरू की। मैं इनिशियली बनना चाहता था सिंगर, लेकिन फैमिली कंडीशन ऐसी नहीं थी, तो मैं उस प्रोफेशन को परस्यू कभी कर ही नहीं पाया। उसके बाद मेरा दूसरा प्रोफेशन था कि मैं फैशन डिजाइनर बनूं, और फैशन डिजाइनिंग में मेरी अच्छी पकड़ भी थी। मैं सिलाई भी कर लेता था, मैं खुद शर्ट वगैरह भी बनाई है उस दौरान बिना सीखे। तो ये मेरी लाइफ का एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मुझे जमी, लेकिन बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक मैं उसको परस्यू कर नहीं पाया, क्योंकि मुझे लगा कि ये मेरा फील्ड नहीं है। उसके बाद मेरे जो फादर थे वो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन बिजनेस में थे, अभी भी हैं, वो कर रहे हैं। तो मेरे पास एक इकलौता ऑप्शन ये था कि मैं सब छोड़ के वापस चला जाऊं। तो मैंने अपने जो करियर जब पहली बार शुरू किया तो वो किया मैकडी से। मैकडॉनल्ड्स में मेरी पहली जॉब थी, तो वहां पे मैं 3000 की सैलरी से मैंने शुरू किया था। तो वो दिल्ली में की बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ आपको 2009 की। अच्छा। 2009 में मैं दिल्ली में मैकडॉनल्ड्स में मेरी पहली जॉब थी। तो वो करने के बाद फिर मैं बीपीओ में गया। बीपीओ में कोई करियर मुझे लगा नहीं, वो एक पार्ट टाइम था जो मुझे स्पेंड करना था। लेकिन ये है कि
मैंने एक एक्सपीरियंस ये लिया कि नौकरी छोटी हो चाहे बड़ी हो, इंसान कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस जरूर लेके जाता है। अब बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए, एक मैं इंसिडेंट आपको मैकडी का बताता हूँ, मैकडोनल्ड्स का। जब मैं वहां था तो उसी दौरान मैं पढ़ाई भी कर रहा था और इंस्टीट्यूट के पास ही वो मैकडोनल्ड्स था। तो मैंने पार्ट टाइम वहां पे जब जॉब शुरू की तो मैं एक दिन फ्राइज पे खड़ा था और उसके बाद मेरे मैनेजर ने कहा आपको मॉपिंग करनी है, पोंछा लगाना है। तो दैट वाज सो एम्बैरेसिंग फॉर मी, क्योंकि मैंने अब तक कभी किया नहीं था। और जब बच्चा घर से बाहर निकलता है तो उसका एक अलग एटीट्यूड होता है, वो दुनिया को दूसरे नजरिए से देखता है, क्योंकि घर पे वो एक राजकुमार की तरह है, वो गिलास उठाकर नहीं रखेगा, वो कुछ काम नहीं करेगा, और बाहर आपको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि आप पोंछा लगाइए। तो वो बहुत एम्बैरेसिंग था, लेकिन मैंने वो शर्म का घूंट पीते हुए वो काम किया। और उस दिन एक इंसिडेंट ये हुआ कि मेरी ही क्लास के कुछ बच्चे उस मैकडोनल्ड्स में आए, तो मैं देख के मुझे बड़ी शर्म आई, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कितने दिन ये लोग याद रखेंगे और कितने दिन मैं याद रखूंगा। तो वो एक दौर गुजरा। उसके बाद मैं बीपीओ में गया। बीपीओ में जब लगा कि यहाँ नहीं होगा तो मैं वापस, फैमिली ने मुझे कहा कि आप आ जाओ। वहां वापस जाने के बाद मेरे पास दो ऑप्शन थे कि या तो मैं अपना कुछ करूं या फिर मैं फादर के जो बिजनेस है उसको ज्वाइन करूं। फादर का बिजनेस मुझे ज्वाइन नहीं करना था क्योंकि रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन में मेरा कोई इंटरेस्ट था नहीं, और हम 5 भाई हैं तो सब वो बिजनेस ज्वाइन कर भी नहीं सकते थे। तो मैंने फिर एक्सपोर्ट लाइन में, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में कुछ समय जॉब की। जॉब करने के बाद मैंने वहां से अपनी जर्नी शुरू की, मैंने बिजनेस शुरू किया, और पिछले 7 सालों से मैं एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री चला रहा हूँ। मैं एक्सपोर्टर हूँ, तो वो फैक्ट्री में कारपेट्स वगैरह मैन्युफैक्चर होके आउट ऑफ कंट्री जाते हैं। और अब मेरे पास, वो मैंने सिंगल हैंडेड शुरू किया था, लेकिन कारपेट्स वगैरह बनते हैं जी, कालीन वगैरह। ये जो कालीन यहाँ पे भी है, मिर्जापुर वाली कालीन, वो मिर्जापुर वाली कालीन भैया, लेकिन हमारे यहाँ पे लपेट के नहीं भेजा जाता। अच्छा सिर्फ बना के। लेकिन राजनीति नहीं, अभी रुक जाते हैं, आराम से बात करेंगे, पॉडकास्ट है, लंबी बातचीत चलेगी। मतलब आपने बहुत कुछ समेट दिया थोड़ी सी जर्नी में, मतलब भी बहुत इंस्पायरिंग चीज है जी। और मतलब बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो जिंदगी में हार नहीं मानते, मतलब ज्यादातर लोग हार जाते हैं, हालातों से नहीं लड़ पाते। तो आप जब स्कूल पे वापस आते हैं, फिर धीरे धीरे आएंगे, तो स्कूल में कैसे थे आप पढ़ाई में? स्कूल में मैं पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन मैं शर्मीला बहुत था। आई वॉज अ वेरी डिसेंट स्टूडेंट। मैंने कभी बंक नहीं किया, मैंने कभी क्लासेस मिस नहीं की, मैंने कभी फैमिली को आगे झूठ नहीं बोला कि मैं स्कूल नहीं गया था, मैं दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था, घूम रहा था, खेल रहा था, ऐसा कुछ नहीं किया। सो आई वॉज अ वेरी डिसेंट मैन। लेकिन मैं बहुत शाय था, स्पेशली मैं फ्रेंड्स बनाने में बहुत चूजी था। मेरे हार्डली आज तक की जर्नी में भी 4-5 दोस्त ही रहे हैं, स्कूल टाइम से लेके आज तक। मैं बहुत चूजी रहा हूं, तो मैं आई जनरली डोंट ओपन अप विद एवरीवन वेरी फ्रीक्वेंटली। तो इसी वजह से और लड़कियों के साथ मेरा इंटरेक्शन बहुत ज्यादा कम था स्कूल कॉलेज में, क्योंकि हम लोग, मेरी जितनी एजुकेशन हुई है मोस्टली वो सरकारी स्कूल में हुई है। अच्छा। और सरकारी स्कूल में मैं आपको रुड़की में पढ़ाई हुई? कोई रुड़की में पढ़ाई हुई मेरी। कैसी जगह है रुड़की? रुड़की बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा शहर है, और वहां पे एक क्या कहते हैं, क्योंकि पास में हरिद्वार भी है, फिर ऋषिकेश है, तो वो सारा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहता है वहां का मौसम बहुत अच्छा है। पतंजलि का फैक्ट्री भी तो है? पतंजलि की फैक्ट्री उस समय नहीं थी जब मैं पढ़ रहा था, लेकिन अभी है, क्योंकि उधर जाना होता है तो पता चलता है कि उन्होंने बहुत बड़ा साम्राज्य वहां खड़ा कर दिया पूरा पतंजलि का। हाँ, तो स्पोर्ट्स वगैरह खेलते थे आप स्कूल में? स्कूल में स्पोर्ट्स वगैरह नहीं खेलते थे, लेकिन मैं इंग्लिश में अच्छा था। अच्छा। बोलने में नहीं, लेकिन मैं ग्रामर मेरी अच्छी थी, एक्टिव पैसिव ये सब चीजें जो ग्रामेटिकली होती है वो मेरी अच्छी थी। तो वहां पे गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता था, जब मैं 10th की बात आपको बताता हूँ, तो मेरी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे भी थे कि उस दौरान उनको दाढ़ी मुंचाई हुई थी, मतलब बड़े थे एज में काफी, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में हर तरह के बच्चे आपको मिलेंगे, छोटी एज के, बड़ी एज के, सब तरह के बच्चे। तो अक्सर ये होता था कि टीचर जब भी कुछ क्वेश्चन करते थे इंग्लिश में, तो उसका मोस्टली आंसर मैं देता था। अच्छा। और तो आंसर देने के बाद टीचर बोलते थे कि जो बच्चे आंसर नहीं दे पाए हैं आप उनको थप्पड़ मारो। अब हर बच्चा मुझसे बड़ा होता था, तो मुझे डर ये रहता था कि मैं अभी तो उसको पीट दूंगा, क्लास में मारेगा मुझे, क्लास के बाद ये मुझे पीटेगा। तो मैं उनको ये भी कहता था, भैया देखो मैं नहीं मार रहा हूँ, टीचर ने बोला इसलिए मारना, बड़े धीरे से मारता था। तो इस तरह के कुछ मूवमेंट्स रहे।
तो हुआ ऐसा कभी कोई बच्चा कह रहा चल स्कूल के बाहर मिल? नहीं, वो उनको पता था, उनको ये इस चीज का एहसास था कि ये खुद से नहीं चाह रहा है, बल्कि मैं खुद मना भी करता था कि सर आप ही कर लीजिए, मैं कहाँ किसी को मारूंगा, लेकिन वो फोर्स करते थे कि नहीं। आज भी मुझे नहीं पता कि आज भी गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा होता है कि नहीं होता, लेकिन उस समय बहुत होता था। तो ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पढ़े, जैसे मैथ्स में मुझे पढ़े, मैं मैथ्स में बहुत अच्छा नहीं था तो उसमें मुझे थप्पड़ पड़े हैं दूसरे बच्चों से, लेकिन वो एक क्या कहते हैं, एक ट्यूनिंग बन जाती थी आपस में। जैसे बहुत बार क्या होता है स्कूल में ना, एक सवाल पूछा जाता है सबसे, आप बड़े हो गए क्या बनना चाहते हैं? आपसे भी कभी न कभी पूछा गया होगा, रिलेटिव्स या टीचर्स कोई न कोई पूछ ही लेता है, तो उस समय कुछ था दिमाग में कि क्या बनना है आगे चल के? मुझे आगे चल के क्या बनना है, मुझे बनना था सिंगर। स्कूल में सोचा था ऐसा? हाँ, ऐसा था। मुझे एक चीज स्कूल में थी कि मैं कुछ करूँ ना करूँ, मैं बिजनेसमैन जरूर बन जाऊंगा, ऐसा मुझे था। पता नहीं, एक कॉन्फिडेंस हमेशा रहा। मेरी जेब में 5 रुपए नहीं थे तब भी मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं बिजनेस जरूर कर लूंगा, मैं लाइफ में कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को एक शादी में जाना, मतलब जो हमारे हालात थे एक समय, ये मैं आपको सन 2000 की बात बता रहा हूँ। सन 2000 में जो हमारे हालात थे, जिस कमरे में मेरी पूरी फैमिली और मेरी माताजी रह रही थी, उस कमरे को आपको अगर आज की डेट में मैं एक्सप्लेन करूं तो उसकी दीवारों पे प्लास्टर नहीं था, नीचे फर्श नहीं था, मिट्टी थी, छत बिना प्लास्टर की थी, गेट बड़े टूटे हुए थे, वो भूसे वाला कमरा था। उसमें जो गाय भैंसों के लिए भूसा रखा होता है वो कमरा था। तो उसको साफ करके उसमें हम लोग रहे 2-3 साल। तो इस तरह की जर्नी भी मैंने देखी है अपने लाइफ में। तो उस दौरान एक इंसिडेंट था कि मुझे एक शादी में जाना था, तो शादी में जाने के लिए कपड़े थे नहीं, तो मुझे एक पटरी से एक टी शर्ट लेनी थी 100 रुपए की, वो 100 रुपीज उस टाइम मेरे पास नहीं थे। तो मुझे तब भी ये एहसास नहीं था कि आज मेरे पास है या नहीं है, कि मैं बिजनेस नहीं करूंगा। तब भी मुझे था कि मैं कुछ ना कुछ कर लूं। तो वो हमेशा से, मुझे नहीं पता क्यों रहा, लेकिन हमेशा से वो कॉन्फिडेंस कुछ ना कुछ कर लूंगा ये ठीक है, बट बिजनेस कर लूंगा ये कॉन्फिडेंस तो ये इसलिए रहा कि मैं एक्टर नहीं बना, चलेगा, मैं सिंगर नहीं बना, चलेगा, लेकिन आखिर में बिजनेस तो कर ही लूंगा। मुझे नहीं पता किसका करूंगा। इनफैक्ट जब मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आया, तो इस इंडस्ट्री में आने से पहले मुझे इसका कुछ भी नहीं पता था। मैं सॉफ्टवेयर की पढ़ाई कर रहा था। सॉफ्टवेयर छोड़ दी थी या पूरी की? नहीं, बीच में छोड़ दी थी। ठीक है, उसकी मैं पढ़ाई कर, ड्रॉप आउट बड़े लोग बनते हैं। ठीक है, तो मैं उसकी पढ़ाई करते करते मुझे, जब मैं वापस आया तो पानीपत क्या है, पानीपत में ना जो मेरा होम टाउन है घरौंडा, पानीपत साथ में लगे, तो वो पूरा हब है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। वहां पे फैक्ट्रियां इसी चीज का काम होता है, कालीन, कारपेट्स, कुशन्स, बेडशीट, यही सब चीजों का। तो वहां पे इंडस्ट्री इसी चीज की थी। तो जब मैं वापस गया तो मेरे पास यही ऑप्शन था कि या तो मैं फादर का बिजनेस ज्वाइन करूं या मैं इस इंडस्ट्री में जाकर जॉब करूं, वहां से कुछ करूं। तो अल्टीमेटली मैंने उस इंडस्ट्री में जाकर जॉब किया, और जॉब करने के बाद फिर वहीं से अपना बिजनेस शुरू किया। आपके फादर साहब पहले से बिजनेस करते थे? मेरे फादर पहले कॉन्ट्रैक्टर थे रोड के। अच्छा। वो मेरी जो पैदाइश है वो उत्तर प्रदेश की है, हेवा गांव की। हेवा एक गांव है बागपत बड़ौत के पास, बड़ौत में एक गांव है हेवा, वहां की मेरी पैदाइश है। तो वहां पे मेरे फादर कॉन्ट्रैक्टर हुआ करते थे, कच्ची सड़कें वड़कें जो बनती थी, उस टाइप की नहरें जो बनती थी, उस तरह की कॉन्ट्रैक्टर थे। तो फिर सिंगर बनने की बात कर रहे थे हम कि स्कूल में सिंगर बनने का सोचा था, तो कब तक किया आपने सिंगिंग? मैंने कब तक की है, मैंने की है ये 2006-07 तक, जब तक मैं दिल्ली नहीं है तब तक ये खुमारी थी, भूत सवार था। ठीक है, क्लासेस भी लेने की कोशिश की थी, मैं रियाज भी करता था। रुड़की में एक नदी है, उस नदी के पुल के नीचे मैं अक्सर रियाज करता था दोपहर में जाके, क्योंकि उस समय कोई होता नहीं है, तो सुनसान होता है, तो आप गला फाड़ सकते हो, आप बेसुरा भी गा रहे हो तो कम से कम कोई नोटिस नहीं करेगा। तो उससे मैं करता था। फिर दिल्ली आके भी मैंने सोचा कि मैं इसको परस्यू करूं, कंटिन्यू करूं, लेकिन दिल्ली में सिंगिंग की फीस बहुत ज्यादा थी, तो वो मैं नहीं कर पाया उस वजह से। तो ये फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से बहुत सारी चीजें छूटी, लेकिन अल्टीमेटली फिर वही है कि अक्सर ऐसा होता है कि डेस्टिनी आपको कहाँ लेके जाए, यू नेवर नो। तो छोड़ दिया सपना? वो सब छोड़ दिया, फिर उसके बाद मैं अपना बिजनेस में आ गया, और बिजनेस के बाद कॉलेज में एंट्री हो गई थी, तो राजनीति टच कर रही थी, कहीं आ गई थी जिंदगी में? नहीं, कहीं राजनीति दूर दूर तक नहीं थी, मैंने सोचा भी नहीं था। इनफैक्ट मैं कॉलेज टाइम तक राजनीति लोगों से, राजनीति से और
सरकारी नौकरियों से बड़ी नफरत करता था। क्यों? तंत्र ऐसा देखा है ना, मतलब क्या है, हर चीज में डिले, रिश्वत, और क्या कहते हैं, करप्शन, बहुत सारी चीजें रही जिसकी वजह से कभी उस तरफ ध्यान गया ही नहीं। और मैं एंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ आदमी रहा। मैंने बताया, सिंगिंग, एक्टिंग, इन सब चीजों का मुझे शौक था, तो उस तरफ ध्यान गया ही नहीं कि राजनीति के बारे में कभी सोचा जाए, किया जाए। इनफैक्ट मैं न्यूज भी नहीं देखता था। कभी बचपन में स्कूल में किसी रैली में गए थे? किसी नहीं, किसी रैली में नहीं गए। कॉलेज में कभी नहीं? कुछ नहीं, कभी नहीं। मैं दिल्ली में आके भी कभी किसी ना रैली में गया, ना किसी तरह की न्यूज डिबेट में मैं बैठा, या किसी तरह की अपने फ्रेंड से डिबेट की हो, पार्टियों को लेके, राजनीतिक मुद्दों को लेके, ऐसा कुछ था ही नहीं। तो पैसा आने के बाद कैसे राजनीति आ गई? पैसा नहीं, पैसा आने के बाद राजनीति नहीं आई, कोविड आने के बाद राजनीति। अच्छा, कोविड के बाद कैसे, क्या शुरू हुआ, बताइए थोड़ा। कोविड के बाद राजनीति ऐसे शुरू हुई कि फैक्ट्रियां बंद थी, क्योंकि कोविड में ये था कि कोई घरों से बाहर निकलेगा नहीं। अच्छा, मेरी कंप्लीटली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो मैन पावर चलती है, घर बैठे आप काम नहीं कर सकते, आपको फैक्ट्री खोलनी पड़ेगी। तो फैक्ट्री 1 महीने 2 महीने तकरीबन बंद थी। तो जब बंद थी तो मुझे खाली बैठने का शौक नहीं था, मुझे शुरू से रहा है। मैंने लॉकडाउन में कभी ये नहीं किया कि मैं पूरे दिन सो रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा खा रहा हूँ, या फिर मैं जो मन मर्जी वो कर रहा हूँ। मैंने अपना टाइम टेबल तब भी सेट रखा कि सुबह इतने बजे उठना है। उस दौरान कोविड में ऐसा नहीं सो रहे हैं, हाँ सो रहे हैं, या रेस्ट कर रहे हैं, दोपहर में सो रहे हैं, जब मौका मिल रहा है तब सो रहे हैं। उस दौरान मैंने बुक्स बहुत पढ़ी, कोविड के दौरान बुक्स बहुत पढ़ी। तो मेरे अंदर एक झिझक रही हमेशा। वो झिझक ये थी, एक तो कैमरा फेस करने का, एक क्राउड में बोलने का, एक लोगों के सामने इंटरेक्शन करने का। तो मैं ये चाह रहा था कि ये झिझक खत्म हो। तो मैंने जब बुक शुरू की तो उस दौरान ये दौर तो चल ही रहा था, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह, टिकटॉक, तो हाँ टिकटॉक वगैरह ये सब चल ही रहा था। तो मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी, तो मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ, मैं एक बुक का रिव्यू करके देखता हूँ, वीडियो बना के देखता हूँ कि मैं क्या बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ, या मैं बोल पाता हूँ कि नहीं। तो मैंने एक किताब के रिव्यू शुरू किया। उस किताब का नाम था आवर मून हैज ब्लड क्लॉट्स। आई गेस मैंने यही इसी किताब का रिव्यू किया। तो जब मैंने ये किताब पढ़ी, ये कश्मीरी पंडितों पे थी, तो मैं इस किताब का रिव्यू किया। यू वोंट बिलीव कि मुझे पहली वीडियो बनाने में 5 दिन लगे। इतने टेक लिए थे, या इतने टेक भी लिए थे, साथ में स्क्रिप्ट मैं बिल्कुल फ्लो में नहीं बोल पा रहा था, बहुत सारे टेक आ रहे थे, बहुत सारे कट्स आ रहे थे। अच्छा, चेहरे के एक्सप्रेशन में बहुत ज्यादा नर्वसनेस थी, तो इस वजह से उसको 5 दिन लगे। पहली वीडियो अकेले मेहनत कर रहा था। घर वाले कुछ कह नहीं रहे थे, क्या कर रहे थे? घर वाले कुछ नहीं कह रहे थे, अपने कमरे में लगा हुआ था। तो पहली बनाई, तो बनाने के बाद मुझे लगा ठीक है, कुछ मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने कहा अच्छा है, तो कुछ यार दोस्त रिलेटिव्स हैं, उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा चलो दूसरा बनाते हैं। दूसरी बनाई, उसमें 2 ही दिन लगे। तीसरी बनाई, उसमें कुछ घंटे लगे। तो इस तरीके से फ्लो होता गया। तो मैंने 1 या 2 किताबों के रिव्यू किए होंगे। उसके बाद मैंने सोचा कि न्यूज पे कुछ बोलता हूँ, न्यूज पे। तो मेरी 1-2 क्लिप्स शुरुआत की न्यूज पे भी है, जिसमें मैं न्यूज एडिटर की तरह बात कर रहा हूँ, न्यूज एंकर की तरह बात कर रहा हूँ। मैं लोगों को न्यूज बता रहा हूँ, जो क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है कोविड की, वो बता रहा हूँ। उसी दौरान मैंने एक वीडियो पॉलिटिकल बनाया। वो पॉलिटिकल वीडियो मुझे खुद भी पसंद आया, लोगों को भी पसंद आया। तो जब वो पॉलिटिकल वीडियो पसंद आया, तो उस दौरान फिर से फैक्ट्रियां ओपन हो चुकी थी। तो मुझे लगा कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है बोलने का। आई कैन स्पीक, आई कैन राइट, ठीक है, मुझे समझ आ रहा था कि मैं लिख सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि फैक्ट्री शुरू हो चुकी है, बिजनेस शुरू हो चुका है, लेकिन लेट्स कंटिन्यू दिस, इसको बंद नहीं करते, ठीक है। तब भी राजनीति की तरफ नहीं आया था रुझान, ये चलने देते हैं, कुछ नहीं हो रहा है इससे। तो एक चीज जरूर हो रही है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, और कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो रही है। मेरी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो रही है, मेरी हिंदी को लेकर कमांड अच्छी हो रही है, इंग्लिश को लेकर कमांड अच्छी हो रही है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, मैं पब्लिक में बोल पा रहा हूँ, और मेरे चेहरे पे नर्वसनेस नहीं है। तो मैंने कहा इसको कंटिन्यू करते हैं। तो उसके बाद से कंटिन्यू करते करते मैंने बनाना जारी रखा। तो बहुत सारे लोगों के मेरे पास व्यूज आने लगे, कमेंट आने लगे, एप्रिसिएशन मिलने लगी कि अच्छा बोलते हो। तो उससे फिर आपको मोटिवेशन मिलता है। तो उसके बाद फिर मैंने जब
मेरे को तकरीबन 1 साल हो गया बनाते हुए, तो मेरे को थ्रेट्स भी आने लगे, थ्रेट्स आए तो कि तू सरकार के खिलाफ बोलना बंद कर दे। डर लगा? डर तो लगेगा ही, बट ऑब्वियस जब आप नॉन पॉलिटिकल आदमी हो, आप एक बिजनेस भी चला रहे हो, ऊपर से आपको थ्रेट्स आ रहे हैं और आपके सपोर्ट में कोई नहीं है, केवल आपकी फैमिली है, एंड मोर ओवर आई कम फ्रॉम अ क्रिश्चियन फैमिली, तो ठीक है, अपने जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहां पे भी कुछ एक परिवार है जो हमारी कम्युनिटी से आते हैं। हालांकि मैं इसमें बिलीव करता नहीं हूँ, लेकिन आजकल जो माहौल है उसको देखते हुए था कि हाँ अच्छा, वो आ भी उसी तरफ से रहे थे, उसी एंगल से रहे थे, थ्रेट्स उसी तरीके से डराना था कि तू ऐसे है, तू वैसे है, ये मत बोल, वो मत बोल, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसे सबसे खतरनाक थ्रेट जिसने दिमाग पे एक अलग इम्पैक्ट डाल दिया उस समय? नहीं, ऐसा कुछ खतरनाक तो नहीं था। एक आई थी मेरे को राजस्थान से कॉल, उसने कहा था कि बंद कर देंगे, मार देंगे। अच्छा, डायरेक्टली। फिर क्या बोला था आपने? बंद कर दे। मैंने कहा ठीक है, बस मेरे को बहस क्या करनी थी उसमें, बहस में क्या उलझना। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने फादर को बताई ये बात, फैमिली को, तो मेरे फादर ने कहा कि तू बंद कर दे इसको, मत कर, क्योंकि क्या है, क्यों राजनीति में घुसना, जब तू बिजनेसमैन आदमी है, तेरे को राजनीति क्यों करनी है, छोड़ ये राजनीति। मैंने कहा नहीं पापा, अब तो मतलब अभी तो कुछ शुरू किया है और कॉन्फिडेंस आ रहा है और कुछ नहीं होगा तो कम्युनिकेशन ठीक हो रही है, और अब पता चल रहा है मुझे दरअसल कि मेरी वोट का हक में अदा कर पा रहा हूँ। अब मुझे पता चल रहा है कि मेरी वोट की असली वैल्यू तो यही है कि कम से कम अगर मैं बोल सकता हूं तो मैं बोलूं। बेसिकली अब तक तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं वोट दे रहा हूं, और वोट देने के बाद मुझे एक ही तो चीज मिल रही है, सवाल पूछने का अधिकार। और आज मैं सवाल पूछ रहा हूं तो कुछ लोग थ्रेट्स दे रहे हैं, तो उससे बच के, उससे डर के अगर मैं बैठ जाऊं तो ठीक नहीं है ना। तो ये तो अपनी वोट के साथ गद्दारी वाली बात है। तो मेरा मानना ये है कि जितने युवा हैं जो बोल सकता है उसे बोलना जरूर चाहिए, किसी भी माध्यम से बोलना चाहिए, लेकिन आपके पास ले दे के जब आप वोट देते हो ना, देखिए कोई सरकारी तंत्र आपको नहीं मिलता, कोई पुलिस, सीबीआई, सीआईडी या फिर कोई महकमा आपको मिलता हो, विभाग आपको मिल जाता हो, आपको एक ही चीज मिलती है, वो है सवाल पूछने का अधिकार। आप अपने विधायक से, आप अपने सांसद से, आप अपने प्रधानमंत्री से, लोकतंत्र का फायदा यही है, सवाल ही पूछ सकते हैं। मैं सवाल ही पूछ रहा था, और मैं जो खामियां थी, जो लोगों की तकलीफ थी, वो ही दिखा रहा था। लेकिन धमकियां आने के बाद मैंने इसको कोई नहीं कंटिन्यू रखा, पापा ने बल्कि मना किया। फिर उस दौरान मुझे कॉल आई कांग्रेस पार्टी से, मेरी वीडियो के थ्रू ही आई। उन्होंने वीडियो ठीक ठाक चली तो उसके थ्रू मेरे को एक टैलेंट हंट हो रहा था यहाँ पे कांग्रेस पार्टी में, यंग इंडिया के बोल। तो उस दौरान मुझे कॉल आई कि आप अच्छा बोलते हो और आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हो। तो मैंने विचार किया, क्योंकि मैं उस समय न्यूट्रल बोल रहा था, और न्यूट्रल मैं आज भी बोलता हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो मेरे दिमाग में ये विचार आया कि मैं पार्टी ज्वाइन करूंगा तो फिर मुझे एक पक्ष को बेहतर दिखाना पड़ेगा, दूसरे पक्ष पे सारा कीचड़ डालना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। लेकिन दूसरा है कि अगर मैं पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता हूं तो मेरे पास एक बैक सपोर्ट रहेगा, एक संगठन का सपोर्ट रहेगा, कि कल को अगर मुझे थ्रेट्स आ रहे हैं तो फैमिली कम से कम इतना सिक्योर फील करेगी, कोई नहीं, इसके साथ पार्टी खड़ी है, संगठन खड़ा है। तो अच्छा, दूसरा मेरा कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का सबसे बड़ा रीजन था नेहरू और गांधी। मैं उनके विचारों से बहुत प्रभावित हूं। मैं आज के किसी नेता को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी कभी ज्वाइन नहीं किया, मैंने सिर्फ नेहरू और गांधी के विचारों को ध्यान में सामने थे ही नहीं। हाँ, वो जो मेरे सामने, लेकिन मैंने पढ़ा है उनको, मैंने पढ़ा है कि एक आदमी 45 किलो का पूरे ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ गया, सिर्फ एक धोती में, ऊपर सिर्फ एक कपड़ा डालता था। तो 35 साल की इतनी 35-36 साल की इतनी लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ दी, ठीक है, आजादी में इतना बड़ा योगदान दिया। नेहरू किस परिवार से आते थे? इतने धनी परिवार से आते थे, उसके बाद भी उन्होंने 13 साल जेल में गुजारे। एक व्यक्ति इतने धनी परिवार से आके इतनी लंबी लड़ाई लड़ सकता है, 13 साल जेल में गुजार सकता है। गांधी जी 9 साल जेल में गुजार सकते हैं। हम तो आजाद भारत में आवाज उठा रहे हैं, हमें क्या समस्या है? तो उनके विचारों से मैं प्रभावित था। और दूसरा, आज की जनरेशन गांधी को ठीक समझती नहीं है। आज की जनरेशन गांधी को इसलिए ठीक, बहुत सारे लोग हैं जो गांधी के विरुद्ध खड़े हैं, तो कहेंगे उनको? हाँ, वो सिर्फ इसलिए उनके विरुद्ध खड़े हैं और इसलिए उनके विचारों को नहीं समझते क्योंकि वो किताब नहीं पढ़ते, वो व्हाट्सएप पढ़ते हैं। आप व्हाट्सएप पे इतना ज्यादा कूड़ा करकट आता है कि आप अपने विचारों को शुद्ध रख ही नहीं सकते। अब मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। आजादी के बाद हमारी जब फुटबॉल टीम थी ना, तो आई थिंक
किस कंट्री, फ्रांस या यूके खेलने गई थी फुटबॉल। जब वो फुटबॉल खेलने गई तो उनके पैरों में जूते नहीं थे, तो उन्होंने पैरों में पट्टी बांध के उन्होंने फुटबॉल खेला था। तो ये पोस्ट मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, मैंने व्हाट्सएप पे देखा, उसमें आया कि नेहरू अपने सत्ता के नशे में, अपने कपड़े पेरिस धुलवाने के नशे में इतने चूर थे कि उन्होंने हमारी फुटबॉल प्लेयर टीम को जूते तक नहीं दिए। जब मैंने वास्तविकता में पढ़ा तो वास्तविकता में मुझे पता चला कि हमारे जो खिलाड़ी थे वो जूते पहनने के आदी ही नहीं थे, वो नंगे पैर ही खेलने के आदी थे, जूते उनको काटते थे, वो पहनना चाहते ही नहीं थे जूते, इसीलिए उन्होंने जूते लिए ही नहीं, इसीलिए वो पट्टी बांध के खेलते थे, क्योंकि उनका मानना था फुटबॉल, फुट, ठीक है, फुटबॉल, तो उसी वजह से वो नंगे पैर खेलते थे। आपके पास व्हाट्सएप पे ये मैसेज आता है कि ऐसे ऐसे नेहरू ने प्रधानमंत्री रहते हुए फुटबॉल टीम को जूते नहीं दिए, और आप ये पढ़ भी लेते हैं, वो तस्वीर भी देख लेते हैं, तो आप क्या नैरेटिव सेट करेंगे अपने दिमाग में? यही कि वास्तव में नेहरू जी ने ऐसा किया होगा। आप इतने, अगर आप बहुत ज्यादा समझदार हैं, आपके पास बहुत टाइम है, तो आप जाके शायद रिसर्च करें, सर्च करें, और कितना आदमी करेगा? 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी, 140 करोड़ लोगों का देश है, किस किस को क्या क्या समझाओगे आप? और 2014 में सत्ता में आने का कारण ही ये व्हाट्सएप रहा है। आप आज इसको बंद कर दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ होगा ही नहीं करने के लिए, कुछ फैलाने के लिए, या कोई भी विरोधी दल है उसके पास कुछ होगा ही नहीं फैलाने के लिए। नेहरू गांधी पर कीचड़ उछाल देना एसी में बैठ के बहुत आसान है। आप अपने मोहल्ले में निकलिए ना, आप अपने मोहल्ले में निकल के आपका जो पार्षद है उससे पूछिए, भैया ये कूड़ा क्यों पड़ा है, ये नालियां साफ क्यों नहीं हो रही, ये सड़क टूटी हुई क्यों है? आप वो भी नहीं पूछ रहे, और आप किस पे सवाल कर रहे हैं? महात्मा गांधी पे, जिन्होंने कितने सारे अनशन किए, कितने सारे आंदोलन लड़े, वो उनकी एक आवाज पे लाखों लोग उनके पीछे हो लेते थे। वो एक व्यक्ति सिर्फ धोती में यूके जाता है, इंग्लैंड जाता है, वहां के राजा से बात करता है, और राजा से बात नहीं करता, इस देश को आजाद दिलाता है, और आप एसी में बैठ गए ना, नेहरू ने तो कुछ नहीं किया, गांधी ने तो कुछ नहीं किया, ऐसे नहीं होता ना। तो जैसे एक व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादातर लोग जो है ना, वो महात्मा गांधी के उस इंसिडेंट की वजह से नेगेटिव रहते हैं, या उनको विलन बताते हैं, कहते हैं उसने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। जो वो कहते हैं कि महिलाओं के साथ नग्न अवस्था में एक वो कमरे में रहा करते थे, तो इस पे आप थोड़ा प्रकाश डालिए, क्या है? देखिए, जितना तक मैंने पढ़ा है, मैंने कोई ऐसा प्रकरण नहीं पढ़ा जहां पर ऐसी कोई बात लिखी हो कि महात्मा गांधी जी महिलाओं के साथ नग्न अवस्था में रहते। उन्होंने तो अपनी पत्नी कस्तूरबा बाई से भी संबंध बनाना बंद कर दिया था, वो तो एक तरीके से ब्रह्मचारी की ओर चले गए थे। उन्होंने आखिर की काफी सालों तक अपनी पत्नी से भी संबंध नहीं रखा, और आप कह रहे हो कि वो दूसरी महिलाओं के साथ नग्न अवस्था में सोते थे। ये तो सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने के तरीके हैं। हम जैसे एक बदनाम करने का तरीका नेहरू को है कि उनके कपड़े पेरिस से धुल के जाते थे। अब जिस दौर में नेहरू के कपड़े पेरिस में धुलते थे, उस दौर में पेरिस पहुंचने में 8 दिन लगते थे प्लेन को, 8 दिन वो अलग अलग जगह रुक के जाता था। अब 8 दिन कपड़े पहुंचने में लगे, 1 हफ्ता धुलने में लगे, 8 दिन वापस आने में लगे, कितना खर्चा बैठा? प्लेन से भेजो, कितना खर्चा बैठा? इतने में तो आदमी नए कपड़े नहीं ले लेता। ये तो बेवकूफी वाली बात है ना, कि कोई आदमी पेरिस धुलाने भेज रहा है, वो तो जब उसके पास इतना पैसा है वो ये ले लेगा। लेकिन ये सिंपल से लॉजिक लोगों को समझ ही नहीं आता। ये फालतू की बातें हैं, इनका ना कोई आप कभी कोई आपको मिले जो इस प्रकार की बात करो, उससे प्रमाण मांग लीजिएगा, मिलेगा ही नहीं, कोई प्रमाण ही नहीं दे पाएगा, कहेगा व्हाट्सएप पे पढ़ा था। अब व्हाट्सएप पे तो दुनिया कुछ भी पढ़ती है, इसीलिए मेरे पास अच्छा खासा किताबों का कलेक्शन है। जब भी मुझे कोई जानकारी लेनी होती है तो मैं किताबों से ही लेता हूँ। तो मैं नेहरू गांधी के विषय में किताबों से पढ़ा है, ऐसे नहीं पढ़ा, व्हाट्सएप से नहीं पढ़ा। अच्छा चलो, वो तो अब हमारे सामने है नहीं महात्मा गांधी, और हमने सिर्फ पढ़ा ही है, बट आपके नेता है राहुल गांधी, आज उनको कोई सीरियसली नहीं लेता भारत में, उनका मजाक उड़ाया जाता है, कहते हैं इनको भाषण देना नहीं आता। लेता नहीं था, अब तो उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा सीरियसली लिया जा रहा है, और हर मुद्दे पे सीरियसली लिया जा रहा है। यहां तक कि प्रधानमंत्री जी को पानी पीना पड़ जाता है जब राहुल गांधी जी बोलते हैं, और प्रधानमंत्री जी वॉकआउट भी कर जाते हैं जब राहुल गांधी जी बोलते हैं। आपको जब वो पहली बार एलओपी बने, उनका भाषण याद होगा, 3 बार तो गृह मंत्री जी उठे, साहब इनको रोकिए, ये क्या बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी उठे, नड्डा जी उठे उनको चुप कराने, क्योंकि वो एग्रेसिवली बहुत पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे थे, और वो बता रहे थे कि अब ये वो राहुल गांधी नहीं है जिसको आपने पप्पू कह के घुमा लिया,
जिसका नैरेटिव आपने सेट कर दिया, आपने हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए उस व्यक्ति को बदनाम करने में, लेकिन अल्टीमेटली जनता को पता चल चुका है कि एक पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति है, इतना इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है, और अनपढ़ लोग उसी, कमाल की बात है कि अनपढ़ लोग पढ़े लिखे व्यक्ति को मूर्ख बनाने में लगे पड़े, बताने में लगे पड़े हैं कि ये मूर्ख व्यक्ति है। अगर इतने पढ़े लिखे हैं तो दिखाए अपनी डिग्री, क्यों नहीं दिखाते? आज तक भी नहीं दिखाई। बाद में उस पे जब आरटीआई लगाई गई तो स्कूल ने मना कर दिया कि नहीं, हम वो डिग्री नहीं दे सकते। यूनिवर्सिटी ने मना कर दिया कि हम वो डिग्री दे ही नहीं सकते। अगर इतनी थी तो आरटीआई वाले दावे में आता वो सब कुछ। आप कह रहे हैं सीरियसली ले रहा है, तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादा सीरियस ले लिया है। आज सुबह ही उनको फटकार लगाई है उनके भाषण पे, भारत जोड़ो यात्रा के लिए। कह रहे हैं अगर आप एक सच्चे भारतीय होते तो ऐसा भाषण नहीं देते। उन्होंने कहा था कि चीन ने हमारी जमीन कब्जा ली है भारत में। तो क्या प्रमाण नहीं है सरकार के पास? नहीं है प्रमाण। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपके पास सबूत हैं तो दिखाइए, बताइए। ओपोजिशन कहां से सबूत लेके आएगा? सरकार में जो बैठा है सरकार सबूत देगी। किसके पास है? सारी के सारे प्रशासन किसके पास है? सारी की सारी इंटेलिजेंस किसके पास है? रॉ, आईबी किसके पास है? सेंट्रल मिनिस्ट्री के पास है। इनके पास यही तो आपको इन्फॉर्मेशन देगी, या विपक्ष आपको इन्फॉर्मेशन देगा? अगर सारी इन्फॉर्मेशन विपक्ष आपको देने लग जाए तो फिर विपक्ष ही देश चलाएगा ना, सरकारें क्यों चलाएंगे? आपको नहीं पता कि सैटेलाइट से एक फुटेज जारी हुई थी जिसमें अरुणाचल प्रदेश में बस्तियां बसा रखी थी। अरुणाचल प्रदेश में बस्तियां बसाई थी, सैटेलाइट से फुटेज जारी हुई थी। वो कहां की थी? भारत की तो था। अरुणाचल प्रदेश तो भारत में आता, मानते हैं आप? चीन में तो नहीं आता। तो वो था प्रमाण। ये अगर नहीं है तो सैटेलाइट फुटेज आज भी सरकार के पास है, दिखा दे, वो कोर्ट में पेश कर दे, देखिए सैटेलाइट फुटेज है, यहाँ पे कोई बस्ती नहीं है, तो दिखाए सरकार क्यों नहीं दिखा रही है? तो सिंघवी साहब क्यों नहीं रख पाए ये पक्ष अपना कोर्ट के सामने? देखिए वो क्यों नहीं रख पाए या क्या रहा होगा वो बेहतर जानते हैं, क्योंकि उस बहस के दौरान मैं वहां मौजूद नहीं था, हम में से कोई मौजूद नहीं था। अब क्या हालात थे क्या नहीं थे वो तो सिंघवी साहब बता पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की ऐसी टिप्पणी कि अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं तो ऐसी बात ही नहीं कहते। आपको लगता है ये थोड़ा मतलब जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको उसके हाथ में हथौड़ा पकड़ा दिया गया जैसा कुछ? ये पहली बात तो ये कोर्ट और किसी जज का काम नहीं होता वो किसको बताए कौन सच्चा भारतीय है और कौन सच्चा भारतीय नहीं है। सच्चे भारतीय हैं इसीलिए इस देश के युवाओं के लिए आवाज उठा रहे हैं, इसीलिए इस देश में जो लोग मर रहे हैं उनके लिए आवाज उठा रहे हैं, इसीलिए इस देश की बहन बेटियों के लिए आवाज उठा रहे हैं, इसीलिए इसी देश में यात्रा की थी, चाइना में यात्रा नहीं की। भारत जोड़ो यात्रा इस देश में हुई थी, मोहब्बत की दुकान इस देश में खोलने की बात की थी। वो व्यक्ति हर तबके से मिला, बच्चों से मिला, बड़ों से मिला, बुजुर्गों से मिला, महिलाओं से मिला, और इस प्रकार मिला जैसे वो इनके घर के परिवार के सदस्य हैं। आप कोई भी वीडियो उठा के देखेंगे उस व्यक्ति के मुंह पे शिकन नहीं है किसी से मिलते हुए, किसी के हाथ गंदे हैं, कोई फटे हालत में आ रहा है, किसी के कपड़े गंदे हैं, तो उसने ये बीच बचाव नहीं किया कि नहीं इससे नहीं मिलूंगा, इससे हाथ नहीं मिलाऊंगा। तो ये कह देना कि आप सच्चे भारतीय नहीं हैं, ऐसे कैसे? मुझे नहीं लगता है कोर्ट को इस तरह की टिप्पणी करनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि वो युवाओं की आवाज उठा रहे हैं। अभी एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एसएसटी का प्रोटेस्ट चल रहा है और उसमें जो अभिनय सर हैं वो कह रहे हैं कि अपोजिशन तो हमारी आवाज उठाता ही नहीं है, और अपोजिशन तो है ही नहीं, अपोजिशन होता तो हम शिक्षकों को प्रोटेस्ट के लिए नहीं उतरना पड़ता। अभी अमित शाह जी भी कह रहे थे एक न्यूज चैनल पे, आप कांग्रेस से सवाल पूछो ना, कांग्रेस से सवाल ही नहीं पूछते, आपसे 70 सवाल पूछते हो। मैं पूछ लेता हूँ कांग्रेस सवाल, आप ही के चैनल पे बैठ के मैं कांग्रेस सवाल पूछता हूँ कि कांग्रेस वालों बताइए कि जब आप सत्ता में थे तब तो जीडीपी 8% की ग्रोथ रेट से चल रही थी, और आज आप विपक्ष में हो तो आपने काम करना बंद कर दिया, आज 5% की ग्रोथ रेट से आप जीडीपी चला रहे हो। आप बताओ, कांग्रेस से पूछ लेता हूँ, कांग्रेस बताए कि 300 किलो आरडीएक्स पुलवामा में कहां से आया था? एक हफ्ते तक वो आरडीएक्स कश्मीर की सड़कों पर कैसे घूमता रहा? वो 40 जवान जो शहीद हुए थे आज तक उनका बदला लिया गया नहीं लिया गया, या वो आरडीएक्स आया कैसे, वो तो जांच का विषय है। ये क्यों नहीं करती कांग्रेस? जांच करना चाहिए। अब सरकार से नहीं पूछना, हम कांग्रेस से पूछ लेते हैं। विपक्ष आजकल ये लग रहा है मुझे, टीचर को भी और जो अंधभक्त टोली है उनको भी और सरकार को भी, कि जवाब सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को देना चाहिए। तो मेरा मानना यह है कि यदि कांग्रेस को जवाब देने से बचना है तो वो सरकार में है, अगर विपक्ष में है तो उसको जवाब देना पड़ेगा। तो यूथ को रिप्रेजेंट करती है कांग्रेस, तो क्यों नहीं खड़ी हो रही है? एसएसटी प्रोटेस्ट कर रहे हैं छात्र, क्यों? आपको नहीं पता कि नीट का जब पेपर लीक हुआ था तो कौन गया था? राहुल गांधी जी तो गए थे नीट के मिलने, नीट के छात्रों से मिलने कौन गया था? राहुल गांधी जी गए थे।
अभी एसएससी का पेपर हुआ है, जो भी मिसमैनेजमेंट उसमें हुई है, उसके बाद उस प्रोटेस्ट को अभी 2-3 दिन हुए, 3-4 दिन से तो हुआ है। आप उसको कंटिन्यू रखिए, राहुल गांधी जी बिल्कुल संज्ञान लेंगे, जाएंगे। अब आपके खड़े पैर की आपने प्रोटेस्ट शुरू किया, राहुल गांधी जी वहां पहुंच जाए, क्या नीट में नहीं गए? क्या दरोगा भर्तियों में जब वो हुआ, पेपर लीक हुआ, इस तरह के तमाम तरह के जब पेपर लीक होते हैं या वो होते हैं, बिहार में अभी छात्रों से मिलने क्या राहुल गांधी नहीं गए थे? गए थे। तो वो जाते रहते हैं, ऐसा किसने कहा कि नहीं जाते? ये तो बेफिजूल की बात है ये कह देना कि हम यहाँ जो विपक्ष है वो कुछ कर नहीं रहा। विपक्ष तो सब कुछ कर रहा है, न्यूज चैनल्स दिखा नहीं रहे। मैं कांग्रेस पार्टी से हूं, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, बड़े यकीन के साथ कहता हूं कि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, धरातल पे मेहनत कर रहे हैं। हम लोग हर मुद्दे पे आंदोलन करते हैं। आप जंतर मंतर आइए, आपको हर दूसरे दिन आंदोलन करता हुआ कोई ना कोई दिखाई देगा। यूथ कांग्रेस दिखाई देगी, मेन कांग्रेस दिखाई देगी, महिला कांग्रेस दिखाई देगी, लेकिन टीवी चैनल वालों को कहा गया है कवर नहीं करना। आप इनका संघर्ष दिखाओगे, जनता देखेगी, जनता का कल को मन पलटेगा और जनता कहेगी कि यार ये तो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये तो सच्चाई दिखा रहे हैं। इसीलिए एक ही चेहरा दिखाना है कि मोदी मोदी दिखाते रहो, ठीक है, बस वही चल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि धरातल पे मेहनत नहीं की जा रही है, दिखाई नहीं जा रही मीडिया द्वारा। आपने पुलवामा का भी जिक्र किया, पुलवामा अटैक को लेकर सत्यपाल मलिक जो भागलपुर गवर्नर है, उन्होंने बड़े खुलासे किए। आज वो हमारे बीच नहीं रहे, आज उन्होंने आखिरी सांस ली है, आज उनका निधन हो गया, तो उनका निधन हुआ। तो बड़े खुलासे किए उन्होंने, बट कोई जांच अभी तक कुछ सामने नहीं आया है कि जांच करेगा कौन? क्या विपक्ष जांच करेगा? विपक्ष के हाथ में इतनी पावर होती तो विपक्ष में होता ही, वो सत्ता में होता। जांच का विषय सत्ता में बैठे लोगों का है, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका है, लेकिन वो जांच करना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? शायद इन्वॉल्वमेंट हो, इसलिए नहीं करना चाहते। शायद चाहते ही नहीं कि ये सच्चाई लोगों के सामने आए कि एक हफ्ते तक कैसे 300 किलो आरडीएक्स सड़कों पर घूम रहा था। आपके पास सैटेलाइट इमेजेस होंगी, आपके पास वो पूरा कच्चा चिट्ठा होगा कि ये गाड़ी कहां से एंटर हुई थी, क्यों एंटर हुई थी, कैसे ये सड़कों पे घूम रही थी, किसने इसको क्लियरेंस दी, क्यों ये सैटेलाइट इमेज में नहीं आ रही है। ये सारी चीजें होंगी आपके पास। आप विश्व गुरु की बात कर रहे हो और आपके पास इतनी छोटी सी इंफॉर्मेशन नहीं है। आपने पेगासस लगा के आपने लोगों के फोन हैक किए थे ना, जासूसी कराई फोनों की। जब आप इतनी तगड़ी जासूसी करा सकते हो, आप पुलवामा का नहीं पता लगा सकते कि वो 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया था? तो ये करना नहीं चाहते, तो सरकार खुद ही छुपा रही है। बिल्कुल, उनके अगर वो जांच नहीं करना चाह रहे तो उनके मंसूबे यही कह रहे हैं कुछ ना कुछ दाल में काला, इसलिए छुपा रही है। और सत्यपाल मलिक तो बहुत बार कह चुके हैं। आज वो महान आत्मा, क्योंकि मैं महान आत्मा इसलिए कहूंगा कि उन्होंने मुखर होकर बहुत बार अब सही मुद्दों पे बात की। वो आज हमारे बीच नहीं है। वो यही कहते कहते चले गए कि ये पुलवामा की जांच कभी कराएंगे ही नहीं, और वो करा भी नहीं रहे। मैं खुद इस बारे में 25 बार वीडियो बना चुका हूं, कह चुका हूं, बोल चुका हूं, कांग्रेस पार्टी कह चुकी है। अभी अखिलेश यादव जी ने संसद में कहा कि फुटेज जारी करें, सैटेलाइट फुटेज जारी करें। क्यों नहीं करती सरकार? कुछ ना कुछ होगा दाल में काला। अभी भी पहलगाम अटैक हुआ, आतंकवादी तो मारे गए, मगर अभी भी ये नहीं बता पाए जिनसे इसके क्या कारण था, इसके पीछे कारण नहीं बता पाए। अच्छा, जिन्होंने मारा वो मरे कि नहीं मरे वो नहीं बता पाए। बस न्यूज चैनल्स में जो लोग बैठे थे उन्होंने पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया 2-3 दिन में। जब ये युद्ध शुरू हुआ, वो स्टूडियो में बैठे बैठे इस्लामाबाद कब्जा कर चुके थे, लाहौर कब्जा कर चुके थे, कराची कब्जा कर चुके थे, ऑलमोस्ट पूरा पाकिस्तान हाईजैक कर लिया था उन्होंने स्टूडियो में बैठे बैठे। फिर अचानक से सीज फायर हो गई, सब आजाद हो गए। और सीज फायर भी 32 बार कह चुका है ट्रम्प कि हमने सीज फायर कराई, हमने सीज फायर कराई। आप क्या कर रहे हो? आपने एक बार जैसे ही संसद में कहा कि विश्व के किसी भी नेता ने सीज फायर नहीं कराई, मोदी जी ने कहा ना अभी, उसके बाद ही क्या हुआ? 25% टैरिफ ठोक दिया। मतलब इस तरीके से ट्रम्प भारत को ट्रीट कर रहा है जैसे भारत एक गुलाम देश है। इसको जैसे चाहो वैसे हैंडल करो। डंका बज रहा है ना भारत का। हाँ, डंका बज तो रहा है। अभी एक महिला के आपने फुटेज देखा होगा, वो मोदी जी यूके गए थे, भगवान के इंग्लैंड गए थे, तो वो मेरे भगवान है, मैं कहता हूँ अपने भगवान के साथ भारत में आके क्यों रहते? ये सारी फैसिलिटी अमेरिका इंग्लैंड की इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां की चमचमाती लाइफस्टाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां की लग्जरी लाइफ, वहां की सरकारों को टैक्स देते हैं, वहां की जो शानदार जो रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन भारत में आके अपने भगवान के साथ नहीं रहते।
लोग तो तरसते हैं ना भगवान को ढूंढने, इनको तो पता है इनका भगवान कहाँ है, ये फिर भी नहीं रहते आना चाहते। हम लोग कहां कहां कितने कितने धार्मिक स्थलों के चक्कर काटते हैं, अमरनाथ तक की यात्रा करते हैं भगवान को ढूंढने के लिए। इनको तो पता है इनका भगवान दिल में बैठा है, लेकिन ये इंग्लैंड में बैठ के उनको याद करते हैं, अमेरिका में बैठ के याद करते हैं। एक महिला बोस्टन की भी थी, वो कह रही मैं बोस्टन से हूँ, मतलब मैं बिहार से हूँ, रहती बोस्टन में हूँ। वो बिहार आके नहीं रहना चाहती, वो ये नहीं दिखाना चाहती कि बिहार की में कितनी गरीबी है, कितने कुपोषित बच्चे हैं, वहां पे सड़कों का हाल क्या है, वहां पे अपराध का हाल क्या है, वहां पे महिलाओं की क्या स्थिति है। वहां पे आज भी 90% दलित बच्चे ऐसे हैं, 95% सॉरी दलित बच्चे ऐसे हैं जो छठी तक ही पढ़ पाते हैं। वो ये नहीं देखना चाहते कि उसके भगवान ने, इनके भगवान ने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन की लाइन में लगा दिया। इनके भगवान से मणिपुर की हिंसा नहीं रुक रही, इनके भगवान से इस देश की बेरोजगारी खत्म नहीं हो रही, पेपर लीक खत्म नहीं हो रही, इनके भगवान से इस देश की गरीबी नहीं मिट रही, इनके भगवान से जो 40,000 महिलाओं के बलात्कार होते हैं उसमें कटौती नहीं हो रही, इनके भगवान से आतंकवादी जो है यहाँ पर सैलानियों को मारकर चले जाते हैं वो कंट्रोल नहीं हो रहा। जब इतना अच्छा भगवान गया रहा है तो बोस्टन में आप इंग्लैंड में क्या कर रहे हो, आपको आप भारत आके रहना चाहिए। कहते हैं भगवान ने 370 हटा दिया, डेमोनेटाइजेशन किया, नोटबंदी कर दी, फिर बहुत सारे काम ऐसे किए हैं जो पहले नहीं होते थे, डंका बज रहा पूरे विश्व में। नोटबंदी की थी तो नोटबंदी से वोट क्यों नहीं मांगते हैं? कब मांगी वोट? एक बार भी नहीं बोला प्रधानमंत्री जी ने कि मैंने नोटबंदी की थी हमने और हमें इस विषय पे हमें वोट दो, हमारी ये जीत थी। मैं आपको बताऊं जितने भी ठीक लोग थे, जिनका भी थोड़ा सा भी सिस्टम था, वो कोई लाइन में नहीं लगा। सारे गरीब लोग लाइने में लगे हैं, वही लोग लाइन में लगे थे जो आज 80 किलो राशन की लाइन में लगे हुए। वो तब भी लाइनों में लगे थे, वो आज भी लाइनों में लगे हैं। वो 1,000 रुपए के लिए लाइनों में लगे थे, 500 रुपए की लाइन। जो ठीक जिसका सिस्टम था, जिसके पास पैसा था, जो अमीर था, अच्छे परिवार से था, उसको बैंक वाले घर जाके पैसा दे रहे थे, उसके नोट घर के घर बैठे हुए बदले जा रहे थे। तब भी परेशान गरीबी था, आज भी परेशान गरीबी है ना। इन्होंने नोटबंदी के नाम पे वोट मांगे। धारा 370 पुलवामा कब हुआ? 370 के बाद ही हुआ, ठीक है। पहलगाम कब हुआ? 370 के बाद ही हुआ। जब आतंकवाद खत्म हो गया है, आपने नोटबंदी से आतंकवाद की रीढ़ तोड़ दी, सारी चीजें कर दी आपने, तो फिर ये फिर ये लोगों का मरना कम क्यों नहीं हो रहा? ये तो सिर्फ कश्मीर में हुआ ना, कश्मीर के बाद तो कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ। कश्मीर के बाद क्यों संसद पे हमला नहीं हुआ था? 14 के बाद। 14 के बाद क्यों नहीं? क्यों आप भाजपा के सिर्फ 14 के बाद ही गिनना चाहते हैं? 14 से पहले नहीं गिनना चाहते? भाजपा ये कहती है ना कि हमने जी पहले, चलो पहले तो कहते थे कि आतंकवादी नहीं है, हमले ही नहीं होते, फिर अब 2 हमले कश्मीर में। आतंकवादी हमले की जरूरत ही नहीं है इस देश में, क्योंकि यहाँ की जो सरकार है उसके मिसमैनेजमेंट से वैसे ही लाखों लोग मर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, कुंभ की भगदड़ हुई, लोग मरे कि नहीं मरे? कौन मरा था? हिंदू ही मरा था, जिनकी समर्थक बनती है पार्टी कि हम हिंदू समर्थित है, वो है पार्टी है, हम उनको बताना चाहते हैं। मोक्ष प्राप्त हो गया उनको, तो मोक्ष प्राप्त, गंगा किनारे मरे थे। हाँ, तो ये भी ले ले मोक्ष, ये खुद क्यों ले ले मोक्ष? जब इनको पता है कि यहाँ मोक्ष मिल रहा है तो वहां पे कूद जाना चाहिए था। लोगों के पैरों के नीचे कुचल के मोक्ष ले लेते। मतलब लोगों के पैरों के नीचे कुचल के कोई कीड़े मकोड़ों की भांति मर गया, आप उसको कह रहे हो उसको मोक्ष प्राप्त हो गया। आपने क्यों नहीं लिया मोक्ष? आपको भी लेना चाहिए। जब आपको पता था, आप तो वैसे पर्ची खोलते हो, आपको तो पता होना चाहिए तो उस दिन मोक्ष मिल रहा है, वहीं जाऊंगा, पैरों के नीचे आऊंगा, कुचला जाऊंगा तो मुझे मोक्ष प्राप्त हो लेगा। और हो जाता तो बढ़िया रहता, कम से कम इस प्रकार के भाषण हमें सुनने को ना मिलते जिस प्रकार के आज बोले हैं कि दुर्गा बनना, काली बनना, बुरके वाली मत बनना। किस प्रकार की भाषा! एक संत, एक खुद को बाबा कहने वाला व्यक्ति, वही जो मोक्ष प्राप्त कर रहे थे बागेश्वर धाम, उन्होंने आज ये भी कह दिया। आप हिंदू मुस्लिम भड़काने में लगे पड़े। हिंदू राष्ट्र बनाना है ना। हिंदू राष्ट्र में आप पहले हिंदू को सुरक्षित कर लो। मणिपुर में कौन मर रहा है? मैं आपसे पूछता हूँ, हिंदू मर रहा है, मुसलमान मर रहा है? हिंदू मर रहा है। ये पैदल जो चले प्रवासी मजदूर कोरोना में, जो पैदल चल चल के मरे, जो रेल से कट के मरे, जो सीमेंट के ट्रकों में भर भर के गए, ये कौन थे? ये मुसलमान थे? ये हिंदू थे या नहीं थे? ये बच्चों के पेपर लीक जो हो रहे हैं, बच्चे डिप्रेशन में आके आत्महत्या कर रहे हैं, कौन मर रहा है? ये हिंदू ही तो मर रहे हैं। ये हिंदू बच्चों के ही पेपर लीक हो रहे हैं या सिर्फ मुसलमानों के हो रहे हैं?
ये तो बलिदान हो रहे हैं हिंदू राष्ट्र के लिए। ठीक है, ये सब बलिदान। हिंदू राष्ट्र तो हिंदू राष्ट्र आप चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बिल्कुल गरीब हो, तो उसके पास खाने कमाने को ना हो, उसके पास रोजगार ना हो, वो 80 किलो राशन, वो 80 करोड़ लोग जैसे 5 किलो राशन की लाइन में लगे, ऐसी सब लाइन में लग के हिंदू राष्ट्र की ताली बजाते रहे। हिंदू राष्ट्र बन क्या करेंगे क्या आप? जब आपके पास पैसा नहीं होगा, आपके पास शिक्षा नहीं होगी, आपके पास पावर नहीं होगी, आप अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं खड़े कर पाएंगे, आप साइंस में बहुत अच्छी तरक्की नहीं कर पाएंगे, तो हिंदू राष्ट्र क्या करेंगे क्या? 2 मिनट में कोई गुलाम बना के चला जाएगा। तो कांग्रेस क्या कर रही है? इतने सारे मुद्दा होते हुए भी कांग्रेस मैदान में क्यों नहीं है? किस कांग्रेस मुद्दे पे क्यों मैदान में नहीं है? हर मुद्दे पे कांग्रेस मैदान में, किस मुद्दे पे नहीं है? आप मुझे मुद्दा बताओ कि इस मुद्दे पे कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मतलब इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई और बेरोजगारी बड़े मुद्दे हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि जगह जगह उनमें रोष है। मतलब जैसे स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके बैठ गई थी जब महंगाई हुई थी, जब कांग्रेस की सरकार थी। आज मैं नहीं देखता कांग्रेस का कोई बड़ा नेता रोड पे आके बैठता है। बैठते हैं, नहीं बैठता। आप नाम गिना दो आप कोई। राहुल गांधी भी बैठे हैं, राहुल गांधी ने भी प्रोटेस्ट करे, घर के बाहर ही उनको रिटेन कर लिया गया था। हाँ, उनको रिटेन कर लिया जाता है। दरअसल क्या है, मैं आपको बताता हूं कि कांग्रेस के समय में जब प्रोटेस्ट होते थे तो उनको आजादी थी प्रोटेस्ट करने की। आप नंगे होकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। जो अनिल विज है, हरियाणा के मंत्री हैं, अभी परिवहन मंत्री, वो उन्होंने टी शर्ट उतार के प्रोटेस्ट किया। कांग्रेस के राज में कांग्रेस ने करने दिया। कांग्रेस के राज में कांग्रेस ने केजरीवाल को भी करने दिया। कांग्रेस के राज में कांग्रेस ने स्मृति ईरानी को सिलेंडर लेके भी प्रोटेस्ट करने दिया। ये सारी चीजें कांग्रेस ने करने दी, क्योंकि उनको मानना था कि ये संवैधानिक अधिकार है जनता का, लोगों का, विपक्षी पार्टियों का। ये मानते हैं कि संवैधानिक कोई अधिकार नहीं है, इनको डिटेन कर लो, इन पे लाठीचार्ज तुरंत कर दो, ठीक है, इनका मुंह बंद कर दो। हमने खुद, अब जब प्रोटेस्ट किया था, मैं तो बेरोजगारी के खिलाफ ही कर रहा था, मुझे खुद डिटेन किया गया, जेल में रखा गया, एक रात थाने में रख के, उसके बाद अगले दिन छोड़ा। ठीक है, ऐसे रोज मेरे साथ हजारों साथी हैं ऐसे, जिनके पास न जाने कितनी FIR है। तो जैसे जब कोई चीज गलत होती है तो उसके लिए आवाज उठाने के लिए विरोध प्रदर्शन होना चाहिए, और जब देश में विरोध प्रदर्शन ही ना करने दिया जाए तो फिर जैसे रेसलर्स ने भी किया, उनको हटा दिया गया, किसानों ने किया, उनको हटा दिया गया, छात्र कर रहे हैं, उनको हटा दिया गया, अपोजिशन करता है, उनको हटा दिया गया। तो फिर मुझे लगता है कि अपोजिशन को सिर्फ यही मुद्दा पकड़ लेना चाहिए कि हम लोकतांत्रिक देश में विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं कर सकते, बहिष्कार कर दें संसद का, कोई इंडिया गठबंधन का सांसद ना जाए वहां। संसद का बहिष्कार करके आप क्या करेंगे? ये तो बहिष्कार करने की जरूरत पड़ती नहीं है, ये तो वैसे ही स्थगित कर देते हैं संसद को। हर दूसरे दिन तो संसद स्थगित रहती है। रोज उनके जो जितने भी सांसद हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है विपक्ष के। कितने 150 सांसद निलंबित करे थे, किए थे कि नहीं किए थे पिछले सत्र में, आपको याद है? तो ये काम तो ये खुद ही कर रहे हैं, हमें जाने की आवश्यकता नहीं, ये खुद ही कर देते हैं। पर कुछ तो करना पड़ेगा ना, जिससे आप तो लड़ाई, देखिए लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं ना, हर मुद्दे पे लड़ाई लड़ ही रहे हैं। जनता तक आवाज पहुंच रही है और जनता को अब समझ आ रही है। अब पहले जैसी बात नहीं है, जो 400 की बात करते थे, 400 सीटों की, वो 240 में सिमट के रह गए। अब वो उस तरीके से डोमिनेंसी कर नहीं पा रहे। कोशिश तो करते हैं कि ये कर दे, ये थोप दे, लेकिन वो थोपना अब चलता नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि राज्यसभा लोकसभा में उसको पलटा जा सकता है, इतना संख्या बल रहता है वहां पे। तो इतनी इजीली किसी भी मुद्दे पे को अब थोप देना वो नहीं चलेगा। अब जैसे कानून था, काला कानून जिसको कहते हैं, कृषि कानून, ये क्या था? ये थोपा गया था। किससे डिस्कस हुआ? किसी किसान से डिस्कस हुआ, किसी संगठन से डिस्कस हुआ। विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस और अन्य पार्टियां सब ये कहती है कि हमसे भी डिस्कशन नहीं हुआ, सिर्फ ध्वनि मत से, मतलब चिल्ला दिए हो, उल्ला कर दिया, उससे आपने पास कर दिया और ये किसानों के ऊपर थोप दिया। 1.5 साल तक, 1.5 साल तक, आप बता दो, आपकी 30 साल हो गए, 30 साल में आपने देखा है कि कोई इतना लंबा प्रोटेस्ट चला हो जहां पर किसान बैठे हो या कोई भी बैठा हो, बैंक कर्मचारी बैठे हो, ठीक है, अन्य कर्मचारी बैठे हो, कोई जवान बैठा हो, ठीक है, आपने नहीं देखा। उसके बाद केवल बैठे। अन्ना हजारे वाला प्रोटेस्ट भी शायद इतना लंबा नहीं चला। अन्ना हजारे वाला तो कुछ दिनों का था, मतलब महीनों का था। हाँ, ठीक है। ये वाला जो प्रोटेस्ट था, इसमें तो कीलें गाड़ी गई। आप ये कीलें अगर वहां पे लगा देते पहलगाम में, तो शायद वो लोग ना मरते 26 लोग। आप ये कीले कश्मीर में लगा देते तो शायद पुलवामा में भी ना मरते। ये शायद आप अरुणाचल प्रदेश में लगा देते तो चीन वाले भी ना घुसते। जितने सिक्योर हमें अपने बॉर्डर्स करने चाहिए, उससे ज्यादा सिक्योर हमने दिल्ली की सीमा कर दी कि किसान ही ना है। इतने लंबे लंबे कांटे, सरिया, गड्ढे खोद दिया आपने,
कितने गहरे गहरे गड्ढे खोद दिए आपने, सड़कें उखाड़ दी आपने कि किसान नहीं आना चाहिए। अब तक बंद था ये रास्ता, मैं तो इस रास्ते से आता हूँ, दिल्ली आना होता है तो मुझे पता है कि कितनी सारी जो तकलीफें हैं उनका सामना हमें करना पड़ता है। तो ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से आंदोलन तो कर ही रहे हैं। अब एक आंदोलन इन्होंने जबरदस्ती थोपा था, वो थोप चुके हैं और वो इम्प्लीमेंट भी है, और मुझे बड़ी शर्म आती है उस चीज पे, जो है अग्निवीर। 5 साल 4 साल आपको पता है कि एक ट्रेनिंग में लगते हैं जवान के 4 साल, ठीक है, 2.5-3 साल एक ट्रेनिंग में लगते हैं, और आप 4 साल में उसको रिटायर कर दे रहे हैं। मांग भी तो लेती है जनता, कोई नहीं उतरा, कोई एक सिंगल उतरे थे, विरोध में नहीं उतरे थे, जवान ही उतरे थे, लट बजाए गए, अच्छे से तोड़ा गया उनको, ठीक है, जवानों को बहुत घुमा घुमा के तोड़ा गया। इस सरकार में किसान पिटा, जवान पिटा, पहलवान पिटा, छात्र तो बेचारे रोज पिट ही रहे हैं। ठंडा पानी डाल के बिहार में किस तरीके से उनको तोड़ा गया वो जग जाहिर है, ठीक है। अभी एसएससी में शिक्षक थे, नामी शिक्षक थे, उन पे भी लाठीचार्ज हुआ, उनको भी डिटेन कर लिया। फिर भी 14 में बहुमत, 19 में बहुमत, 24 में बहुमत, 24 में बहुमत नहीं है ना, वो तो ये तो गठबंधन की सरकार है, जब चाहे ये सरकार गिर जाए, तो बहुमत तो नहीं है। और यही तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत है। आज इसी में तो थोप नहीं पा रहे, नहीं तो ये तो बहुत सारी चीजें थोपने वाले थे इस बार भी। 400 पार किस लिए कर रहे थे, क्या करना चाह रहे थे आप 400 पार में, ऐसा क्या करना चाह रहे थे? संविधान बदल के आप आरएसएस का एजेंडा सेट करना चाह रहे थे, आरएसएस वाला संविधान लाना चाह रहे थे कि इस देश में एक ही पार्टी, एक ही चेहरा होगा, और वो बदलेगा तो उसके बाद दूसरा चेहरा वही डिसाइड करेगी पार्टी, ऐसा करना चाह रहे थे। जैसे भारत जोड़ो यात्रा हुई तो उससे व्यक्तिगत छवि में बहुत बड़ा बदलाव आया राहुल गांधी की। तो ऐसे ही संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस कोई स्टेप्स क्यों नहीं लेती है? मतलब अभी भी देखा जाए तो बहुत छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं कि बहुत ग्राउंड स्तर पे कांग्रेस की वो मजबूती नहीं दिखती है। मैं मथुरा से आता हूँ, ठीक है, मथुरा में जब नगर निगम के चुनाव हुए तो वहां पे जो मेयर का कैंडिडेट था, अब उनके मतलब जो वास्तव में मेयर का कैंडिडेट था उसके पास तो मेयर वो कांग्रेस का सिंबल नहीं है, और जो कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं है उसके पास कांग्रेस का सिंबल है। तो मुझे लगा कि इतने बड़े भारत में मथुरा एक छोटा सा जिला है, उसके अंदर नगर निगम के चुनाव है, और उसमें भी कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व या राज्य का शीर्ष नेतृत्व एक ऐसी छोटी सी समस्या को नहीं सुलझा सकता कि जी तुम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि किस व्यक्ति कौन कैंडिडेट है कौन नहीं है। 2 लोग फॉर्म भर दे रहे हैं, किसी को सिंबल अलोकेट हो जा रहा है और किसी को प्रियंका गांधी जी कह रही हैं ये जी हमारा आधिकारिक व्यक्ति है बट इसके पास हमारा सिंबल नहीं है। तो इस तरीके की जो घटना है ना, वो व्यक्ति को ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि वास्तव में नेतृत्व ठीक नहीं है, लीडरशिप नहीं है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं है। इसी वजह से अब जब वोट बढ़ जाएगा तो आदमी जीतेगा नहीं। तो जो इस तरीके की घटनाएं वो बहुत निराश कर देती हैं कांग्रेस के बारे में सोचने के लिए। तो आप कैसे देखते हैं? और मतलब मुझे ऐसा लगता है, इसी में जोड़ रहा हूं, दोनों सवालों का जवाब दे दीजिएगा, कि जैसे राहुल गांधी जी हैं वैसे और लीडरशिप को भी बहुत जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर जो मीटिंग्स का अभाव है मुझे लगता है बहुत ज्यादा, कि कार्यकर्ता के साथ जाके बैठा नहीं जा रहा है, प्लान नहीं करी जा रही है, बड़े बड़े लोग बस बड़ी बड़ी बातें ही कर रहे हैं, वो ग्राउंड पे काम नहीं कर रहे हैं। इस वजह से भी कांग्रेस बहुत पीछे पिछड़ रही है। तो ऐसा क्यों है? देखिए, आपकी बात से कुछ हद तक मैं एग्री करता हूँ, और ऐसा जब तक खड़गे जी नहीं थे तो बहुत सारे इलाकों में मैंने देखा कि संगठन जो बिल्कुल जमीनी तौर पे पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंच नहीं पा रहा। अच्छा, मैं इस डिसीजन को बहुत ज्यादा सही मानता हूँ। मुझे नहीं पता बाकी पार्टी के लोग इस बात से एग्री करेंगे नहीं करेंगे कि राहुल जी अध्यक्ष नहीं है। वो क्यों? क्योंकि क्या है, देखिए, एक पद के साथ बहुत सारी जिम्मेदारी आती है। राहुल जी के पास ऑलरेडी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। अब वो उसके बाद अध्यक्ष पद ले लेते हैं तो उनको संगठन भी देखना होता है, तो वो एक जिम्मेदारी अलग है। मेरा मानना है कि संगठन एक अलग व्यक्ति देखे, वो अपना जिस काम में लगे हुए हैं बहुत सही तरीके से लगे हुए हैं। यात्रा के बाद उनमें जो ड्रास्टिकली चेंज आया है, उनकी छवि में, उनके कामों में, लोगों से मिलने में, अब तो वो खुद जमीन पे जाके लोगों से जुड़ रहे हैं, छोटे छोटे समुदाय में जा रहे हैं, छोटे छोटे लोगों के पास जा रहे हैं। कोई बाइक सवार रहा है तो उसके पास जा रहे हैं,
कोई गरीब व्यक्ति है तो उसके पास जाए। अब दशरथ मांझी करके हैं जो बिहार में, उनका घर बनाने का काम कौन कर रहा है? राहुल गांधी कर रहे हैं। तो वो हर जगह पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, महिलाओं के बीच, बच्चों के बीच, बुजुर्गों के बीच, युवाओं के बीच, छात्रों के बीच, ठीक है, जो कुली है उनके पास, जो मैकेनिक वाले हैं उनके पास, जो कारपेंटर हैं उनके पास। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। तो उसके बाद से संगठन में बहुत बदलाव आया है। अभी हमने हरियाणा में भी काफी टाइम से कोई संगठन नहीं था, लेकिन अभी वहां पर जिला स्तर से लेके ब्लॉक स्तर तक संगठन तैयार हुआ है। नए प्रदेश अध्यक्ष भी जल्दी आने वाले हैं जो मेन कांग्रेस में है, और युवा कांग्रेस का पूरा संगठन वहां पे बदला है। और यही काम हुआ है बिहार में, यही अन्य राज्यों में भी हो रहा है। तो धीरे धीरे इसको स्ट्रक्चर को ठीक किया जा रहा है। आपकी बात ठीक है कि बहुत कुछ मुद्दों तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन वहां तक भी मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से अब तेजी से काम हो रहा है, जल्दी वहां तक भी पकड़ हम बना जैसे कि राहुल गांधी भी हाल ही में मोची से मिले, फिर इनके बाद मिलने के बाद उनके शूज का एक पेयर 10 लाख रुपए में बिकता है ना, तो वो अलग ही लाइमलाइट में आ गए। तो मुझे लगता है कि जैसे एक आम व्यक्ति राहुल गांधी से मिलने के बाद उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, वैसे ही अगर छोटे छोटे जिलों में जाके अगर वो मीटिंग लें, बैठक करें, लोगों से बातचीत करें, समझें, तो कार्यकर्ताओं में भी एक बहुत बड़ा जोश आ सकता है जो जमीनी कार्यकर्ताओं से तो मिल रहे हैं। अब वो जिला अध्यक्षों की मीटिंग, उन्होंने तो ये कहा है कि मैं अब इसको डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहता हूं पावर को, यानी छोटे छोटे जो जिला अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उन तक भी पावर में पहुंचाना चाहता हूं, ताकि वो बताएं कि उनके लिए कौन कैंडिडेट ठीक है। सिर्फ एसी में बैठे लोग ये ना डिसाइड करें कि इसको आप टिकट दे दो, ये चुनाव लड़ेगा। अब हर कार्यकर्ता को कुछ ना कुछ पावर देने की कोशिश की जा रही है, ताकि वो आगे आने वाले भविष्य में डिसाइड कर सके कि हमारा नेता ये होगा, इस व्यक्ति ने काम किया है, ये वास्तव में जमीन पे कुछ ना कुछ बदलाव ला सकता है, लोगों की आवाज उठा सकता है और लोगों के काम कर सकता है। 2029 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? 2029 में बिल्कुल जनता चाहेगी तो बिल्कुल बनेंगे। जनता के ऊपर है, मैं कैसे बता दूं। मेरी तो इच्छा है वो आज प्रधानमंत्री बन जाए। हमारे नेता है राहुल गांधी, हर कांग्रेसी की ये इच्छा है कि राहुल गांधी जी आज प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन ये सिर्फ एक कार्यकर्ताओं से देश नहीं चलता ना, देश 140 करोड़ लोगों का है। 140 करोड़ लोग जब दिल से चाहेंगे तो डेफिनेटली राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने। मान लो बहुमत मिल गया कांग्रेस को, पर 2019 की तरह राहुल गांधी ने मना कर दिया प्रधानमंत्री बनने से, देखिए ये तो अब वही बता पाएंगे राहुल गांधी जी कि उनके मन में क्या चल रहा है। देखिए उन्होंने अभी एक बहुत अच्छी बात कही हाल ही में कि ना तो मैं राजा हूं, ना मैं राजा बनना चाहता हूं, और मैं राजा वाली जो प्रक्रिया है इसके खिलाफ हूं। मतलब ये जो प्रोसेस है राजा वाला, इस पद्धति के ही खिलाफ हूं। तो वो आदमी सत्ता के पीछे है ही नहीं। वो चाहता है कि उसका देश अच्छे से चले, सिद्धांतों से चले, संविधान से चले, यहाँ के जो लोगों की समस्याएं हैं वो दूर हो, उनको हिंदू मुस्लिम में ना बांटा जाए, शांति से ये देश चले। ठीक है, क्योंकि 70 साल लगे हमें इसको ढर्रे पे लाने में। आपको पता है 47 में कितना कत्लेआम हुआ था, कितने सारे दुखों के बाद हम लोगों ने आजादी प्राप्त की। तो उस गम से धीरे धीरे देश उभर रहा है। तो वो व्यक्ति यही चाहता है कि वापस वो दिन ना देखने को मिले, वापस इस तरह का माहौल इस देश में ना हो, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, जात पात के नाम पे कि बंटने वाली सिचुएशन आए। इसीलिए उस व्यक्ति को मुझे नहीं लगता है कि कुर्सी से कोई मोह है या प्रधानमंत्री पद से मोह है। उनको ये है कि जो सरकार हो वो सरकार सही और अच्छा काम करे, संवैधानिक तौर पे काम करे। तो 29 में कांग्रेस पार्टी का यदि बहुमत आता है तो वो बनेंगे या नहीं बनेंगे वो बता पाएंगे। और हमारी तो इच्छा रहेगी कि ऑफ कोर्स राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने। अच्छा, मैं आपका सोशल मीडिया देख रहा था तो मैंने देखा कि आप बड़ा एक अलग तरीके से अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। आप एक बैनर पकड़ते हैं और उसके थ्रू एक मैसेज पास करते हैं। क्या है ये, कैसे दिमाग में आया? देखिए क्या है, आजकल लोगों के पास इतनी इंफॉर्मेशन है कि वो इंफॉर्मेशन लेस हो चुके हैं। इंफॉर्मेशन लेस कैसे कह रहा हूं कि आपने अभी कुछ देखा, देखने के बाद आपको वो बात हिट करे, फिर आपने आगे 4 रील देखी तो आप वो भूल गए, कुछ और आपने फीड कर लिया। तो मैं चाहता हूं कि जो देश के जो हालात है ना वो विजुअल्स के थ्रू लोगों को दिखाऊं कि देखो विजुअल्स भी है, उस पर लिखा भी है कि इस देश में वास्तव में घट क्या रहा है। सिर्फ बोल देने भर से बात नहीं है। ये जो तस्वीरें आपके दिमाग में छप जानी चाहिए कि जो वादे किए गए थे क्या वो पूरे हुए, जो कहा गया था क्या वो हो रहा है, क्या वास्तव में इस देश के बच्चे खुशहाल हैं,
कुपोषित नहीं है, क्या वास्तव में महिलाएं सुरक्षित हैं, क्या वास्तव में जो 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था, 15 लाख का वादा किया गया था, 2 गुनी आय का वादा किया गया था, महिलाओं की सुरक्षा का वादा किया था, मजबूत भारत का वादा किया था, विश्व गुरु का वादा किया था, ये तमाम जो वादे किए गए थे क्या ये पूरे हुए कि नहीं हुए। इसीलिए देश में जो घटता है, मैं चाहता हूं कि पब्लिक उसको विजुअल्स के साथ देखे, तस्वीरें देखें कि ये देखिए घट रहा है, ताकि वो बात उनके दिमाग में छप जाए। तो ये मुझे भी लगता है कुछ एक अनोखा तरीका है, लेकिन इससे लोगों में एंगेजमेंट बहुत आती है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। क्योंकि इस तरह के पोस्ट जब भी मैं डालता हूं तो उनमें रीच बहुत अच्छी है, लोग उनको देखना पसंद करते हैं और उस पर विचार करते हैं लोग देख के, सिर्फ पढ़ के आगे नहीं चले जाते, इम्पैक्ट डालते हैं। और वो इम्पैक्ट आजकल की जनरेशन को, आजकल की सोई हुई सरकार को जगाने के लिए बहुत जरूरी है। आपकी रील भी वायरल होती है मिमिक्री करते हुए की, हेमंत विश्व शर्मा की मिमिक्री कर रहे हैं आप एक रील में, वो भी वायरल है। हेमंत विश्व शर्मा की जो मिमिक्री है, दरअसल वो मिमिक्री की नहीं गई थी, वो बाय डिफॉल्ट हुई। दरअसल मैं उस रील को देख रहा था और देखते देखते मैंने अचानक से बोला कि होना नहीं सही है ना, बंद करना सही है, इस तरीके से। तो हम लोगों ने वही रिकॉर्ड करके उसको फिर कंटिन्यू रखा, उसको हटाया नहीं हमने। तो वो जानबूझ के की गई मिमिक्री नहीं थी, वो वीडियो देखते देखते फ्लो बन गया, वैसा एक्सेंट आ गया। हाँ, इंस्टेंटली वो फ्लो आया और वो इंस्टेंटली मैंने उसको बोल दिया। तो वो जो टीम में और भी लोग हैं, साथी लोग, उन्होंने कहा कि ये ठीक है, ये मोदी जी की तो करके दिखा दो। उनकी तो वर्ल्ड वाइड फेमस मिमिक्री है। नहीं उनकी मत करो। नहीं, बढ़िया, उनको भी मैसेज जाएगा, कोई मैसेज अपनी भाषा में उनको पास कर दो, बता दो क्या कहना चाह रहे हो मोदी जी को। मोदी जी तो अपने जो है क्या कहते हैं अवतार है, वो तो भगवान के अवतार है, उनके विषय में कोई क्या ही कह सकता है। आपको हुए दर्शन कभी? मुझे दर्शन नहीं हुए और मैं चाहता भी नहीं कि मैं दर्शन करूं। अरे भारत में मुझे इतने जो मतलब इस तरह के जो भगवान है वो मुझे हजम नहीं होते हैं, तो मैं इस तरह के भगवान के दर्शन नहीं करना। मैं भी राजस्थान चुनाव हुए थे अभी, जब मैं राजस्थान में ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा था, मैं जयपुर जिले के अंदर था, एक ग्रामीण क्षेत्र में, वहां पे कह रहे वो स्वयं प्रभु के अवतार हैं नरेंद्र मोदी। मैं कहा भगवान के अवतार हैं? कह रहे कोई शक है आपको इस बात में? कोई व्यक्ति कुछ इतना कर सकता है वो भगवान ही कर सकते हैं। तो लोग बिल्कुल मानते भी हैं, मतलब लोग मानते हैं। तो मैं कह रहा हूँ भगवान है तो इस देश की समस्याओं को दूर कर देना। ये बच्चे एसएससी का पेपर पेपर नॉट पेपर लीक, बट जो उसमें मिसमैनेजमेंट हुआ उसको लेके कर रहे हैं। भगवान होते तो मिसमैनेजमेंट होता है। पहलगाम जैसे अटैकों को रोक लें पहले से ही बता, पर्ची निकालने बाबा भी नहीं बता पाते कि पहलगाम अटैक कुछ नहीं बता देते, फर्जी है ना, बता देते। जो आदमी फर्जी है, जो फर्जीवाड़ा करेगा, वो पर्ची कैसे निकालेगा? पर्ची वाला कोई कंसेप्ट हो ही नहीं सकता। ये पर्ची सिर्फ वहीं बैठे लोगों की निकालते हैं। देश में इतने बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, उनकी पर्ची निकाल के पहले रोक लेते हैं। ये रोक लेते कि भाई भगदड़ होने वाली है, मत जाना। ये रोक लेते कि वहां पहलगाम में वो तो कुछ टाइम पहले ही खुला था, पहलगाम में तो बल्कि उस पॉइंट पे जाना मना था, वो तो कुछ टाइम पहले, तो पहले ही बता देते कि नहीं इंटेलिजेंस आप वहां मत खोलो, वहां पर हमला हो सकता है। ठीक है, वो बता देते कि ये ट्रेन आज पटरी से उतरने वाली है। वो बता देते कि हैदराबाद में जो विमान हादसा हुआ ये नहीं होना चाहिए था। वो बता देते कि ये विमान मत उड़ाओ, इसलिए क्रैश हो जाएगा। तो ये सब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पब्लिक को ये चीज समझनी चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ जनता को, लोगों को गुमराह और बरगलाने वाली चीज है। अभी बिहार में चुनाव है अक्टूबर नवंबर में, कैसी तैयारी है कांग्रेस की? क्या लगता है कैसा? कांग्रेस पूरे जोरों शोर से लगी हुई है। बहुत सारी टीम हमारी कार्यकर्ताओं के वहां पहुंची हुई है, जमीनी स्तर पे काम कर रही है। यात्रा भी निकाली हमने कन्हैया कुमार जी के नेतृत्व में, पलायन रोको रोजगार दो, वो यात्रा हमने निकाली कन्हैया कुमार जी के नेतृत्व में। तो कुल मिला के बहुत अच्छा पॉजिटिव फीडबैक वहां से आ रहा है और मुझे उम्मीद है कि आरजेडी के साथ गठबंधन में जब चुनाव लड़ा जाएगा तो इस बार आरजेडी और कांग्रेस की सरकार वहां पे बनेगी। कन्हैया कुमार कैसे नेता लगते हैं? कन्हैया कुमार अच्छे हैं, युवा नेता हैं, प्रभावशाली हैं, बोलते अच्छा हैं। बल्कि मैं जब मैं राजनीति में एंट्री ले रहा था और जब मैं बोलना शुरू कर रहा था तो मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ। उनकी बोलने वाली शैली से मैं बहुत प्रभावित हुआ, तो उनसे इंस्पिरेशन लेके मैंने बोलना शुरू किया। तो बहुत अच्छे लगते हैं, उनके विचार ठीक है। और देखिए, हर व्यक्ति, सिर्फ कन्हैया कुमार नहीं, मैं भाजपा की बात कर लूं, आपके विचार अच्छे हैं ना,
मुझे आपसे कोई समस्या नहीं है। आप भाजपा में हो, आप टीएमसी में हो, आप सपा में हो, आप बसपा में हो, आपके विचार देश हित के होने चाहिए, आपके विचार अच्छे होने चाहिए, इस देश को संपन्न सुधारने वाले होने चाहिए, इस देश को तोड़ने वाले नहीं होने चाहिए। आप दिल्ली में रहते हैं, अरविंद केजरीवाल कैसे लगता है आपको? अरविंद केजरीवाल अच्छे नेता हैं। उनका मुझे एक अच्छा काम ये लगा कि उन्होंने शिक्षा पे जोर दिया। जो व्यक्ति शिक्षा पे जोर देता है, मेरी नजरों में वो एक अच्छा भला व्यक्ति है, क्योंकि इस देश को सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी चीज की है तो वो शिक्षा की ही है। आप मत दो फ्री राशन, आप मत दो बसेस, आप कुछ भी फ्री मत दो, आप शिक्षा फ्री दो, क्योंकि शिक्षित आदमी अपना हक अपने आप ले लेगा आपसे, उसको जरूरत नहीं है फिर किसी फ्री। ये लोग शिक्षा देना ही नहीं चाहते। 18% जीएसटी कौन सा देश लगा रहा है शिक्षा पे? हमारे देश में ये विडंबना है, इस देश की दुर्भाग्य है इस देश का। जो इस देश में 18% 20-20 हजार रुपए महीने की फीस ले रहे हैं प्राइवेट स्कूल, वो व्यापार बंद हो जाएगा। हाँ, वो भी गलत है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सरकार, टैक्सेस तो सरकार डिसाइड करती है ना। आपने क्यों पेंसिल पेन पे टैक्स नहीं हटाया, आपने क्यों किताब कॉपी पे टैक्स नहीं हटाया, ड्रेसेस पे टैक्स नहीं हटाया, उल्टा आप 5000 स्कूल और बंद कर रहे हो यूपी में। आप कह रहे हो कि यहाँ पे बच्चे कम आते हैं। अरे तो बच्चे कम आते हैं तो आप वहां व्यवस्थाएं करो तो बच्चे तो पूरे आएंगे ना। इस देश में जगह जगह मंदिर है, जगह जगह धार्मिक स्थल है, मस्जिद है, लेकिन स्कूल कम है। स्कूलों से ज्यादा मंदिर मस्जिद है। आपको स्कूल और खोलने चाहिए, आप उल्टा और कम कर रहे हो। इससे क्या होगा? बच्चे तो कम होंगे ही, जितनी सरकारी नौकरियां हैं अध्यापकों की वो भी तो कम होंगी, अनएम्प्लॉयमेंट उस तरफ से भी तो बढ़ेगा। उस विषय पे कौन विचार करेगा? ठीक। और ये मुस्लिम से फुर्सत मिले तो सोचेंगे इस बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। तो शिक्षा में तो ये लोग चाहते ही नहीं कि इस देश का बच्चा पढ़े। अगर शिक्षा पे इनका कुछ भी फोकस होता तो पिछले 7 सालों में 70 पेपर लीक नहीं होते। ठीक है, डॉक्टर से लेके, इंजीनियर से लेके, आप चपरासी से लेके, आप पटवारी से लेके, आपने दरोगा से लेके, हर तरह के पेपर लीक हुए हैं, हर तरह के पेपर लीक हुए हैं। आपको पता है, जब ये छोटी छोटी नौकरियों की तैयारी बच्चे करते हैं ना, एसएससी से या दरोगा से या पटवारी की या कलर की या टीचर की, ये लोग बड़े सामान्य घरों से आते हैं। ये क्या काम करते हैं? ये या तो इनके माँ बाप किसके घर का काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करके पेट भरते हैं, उससे जो पैसा मिलता है वो उससे इनको पढ़ाते हैं। उसके बाद अगर उनके पास तब भी इनकम सोर्स नहीं होती तो ये अपने खेत खलियान बेचते हैं, जमीन बेचकर पढ़ते हैं। अब आप बताइए कि एक व्यक्ति, एक बच्चा जिसने अपनी जमीन जायदाद बेच दी, उसके माँ बाप ने उसको पढ़ाया लिखाया, और पता चला कि भैया पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हुआ, टाइम बर्बाद हुआ। अब नेक्स्ट पेपर कब होगा, उसके लिए उसको दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी। और मान लीजिए कि समय सीमा थी 36 साल पेपर की, और 36वें साल में वो चल रहा था और उसी में पेपर लीक हो गया। अब आगे तो एंट्रेंस दे ही नहीं सकता, वो बैठे कैसे? आप कहोगे ये तो ओवर एज हो गया, ये तो एज ही नहीं है। तो सरकारों की विफलता के चलते यहाँ पे बच्चों की एज ही पार हो जाती है। ठीक है, तो आप किसी ना किसी क्षेत्र में, किसी ना किसी राज्य में बच्चों को लेकर प्रोटेस्ट देखेंगे। क्यों हो रहे हैं? अगर शिक्षा पे आपका इतना जोर था तो क्यों हो रहे हैं? आप शिक्षा ही ठीक नहीं करा पा रहे। भगवान हो गया, आप शिक्षा मतलब पेपर लीक नहीं रोक पा रहे। किस तरह के भगवान है जो लीकेज कहीं से रोक ही नहीं पाते? ऐसी तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत सारी बातचीत करी है हमने जो आप तक पहुंचेंगी, और हम बिल्कुल मानते हैं कि आप हमारी हर बात से सहमत नहीं होंगे। बहुत सारी बातें होंगी जो आपको अच्छी नहीं लगेंगी, तो बिल्कुल अपनी नाराजगी दर्ज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। लिखिए आपको क्या अच्छा नहीं लगा, और आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है, तो सराहिए भी। कुछ तो अच्छा लगा होगा, जो अच्छा लगा उसके बारे में भी लिखिए। और जल्दी नई वीडियो में जल्दी नए गेस्ट के साथ मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।